This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तक हमने क्या किया था उसकी एक डिटेल और आज हमारा टॉपिक क्या है। अभी तक हमने जो बात की थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर, हर पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहना चाहिए कि हर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, और हर गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाती है। तो पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करती है, उसका नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और वो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगाती है जिसको डाइवर्सिफाइड टैक्सेस कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ताकि अगर कोई साहब एक में काबू ना आ सके तो दूसरी जगह पर टैक्स दे दें, उससे नहीं तो तीसरी जगह पर टैक्स दे दें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि FBR ने जो 5 डाइवर्सिफाइड टैक्सेस लगाए हैं उसमें एक है इनकम टैक्स, दूसरा है सेल्स टैक्स, और फिर है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद CVT, और एक इसमें है कस्टम ड्यूटी। ये 5 तरह के उसने टैक्सेस लगाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसको कहते हैं, डाइवर्सिफाइड टैक्सेस। डाइवर्सिफिकेशन यानी वैरायटी है इसके अंदर, वो उन्होंने लगाए हुए इसके अंदर। अच्छा, अब क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है क्यों लगाए हैं। आप देखें कि जैसे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ग्रोसरी वाले हैं, अगर वो सिर्फ राइस रखेगा तो जिसको शुगर चाहिए वो उसके पास जाएगा, जिसके पास राइस भी हो या शुगर भी हो, तो उसके पास या तो राइस वाले सिर्फ फिर कस्टमर आएंगे, अगर वो सिर्फ शुगर रखेगा तो सिर्फ शुगर वाले कस्टमर आएंगे। तो वो क्या करता है, राइस भी रख लेता है, शुगर भी रख लेता है, ग्रेन्स भी रख लेता है, ड्राई फ्रूट भी रख लेता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी आइटम्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके पास आए, वैरायटी बना लेता है। अच्छा, अब ये क्या वो हर चीज के लिए अलग अलग उसने जो है वो बनाया होता है कि भी जो शुगर के पैसे आएंगे वो मैं इस जगह डालूंगा, शक्कर के पैसे मैं इस जगह डालूंगा, ये जो राइस है इसके नहीं, ऐसा नहीं करता ना। इसी तरह जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सारे के सारे वो एक ही जगह पूल हो जाते हैं, लेकिन इनकी डाइवर्सिफिकेशन की वजह सिर्फ एक ही मुझे जो नजर आती है पाकिस्तान और बाकी दुनिया में भी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। अगर कोई इनकम टैक्स नहीं देता तो वो कभी ना कभी बिस्किट तो खाएगा, कभी ना कभी वो चाय तो पिएगा, तो वहां वो सेल्स टैक्स दे देगा। इसी तरह कोई शख्स सिगरेट पीता है तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे देगा, कोई सीमेंट परचेज करता है तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे देगा। इस तरह कोई गाड़ी परचेज करता है बड़ी, कोई घर खरीदता है तो वो CVT दे देगा, कोई इंपोर्ट करता है तो वो इंपोर्ट में आ। तो इस तरह से ये टैक्सेस हैं ताकि इसको बढ़ाया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो बाकी हैं ये नहीं। अच्छा, इनकम टैक्स कब देना होता है। इनकम टैक्स देना होता है साल के एंड के ऊपर, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंस यानी पैसा जिसको कहते हैं, तो यानी फाइनेंशियल ईयर ऐसा साल जिसमें पैसे की लेन देन को इकट्ठा किया जाएगा। तो जो नॉर्मल है पाकिस्तान में वो हमारा है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और ये 30 जून को एंड हो जाता है, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे बैंक्स का है, बैंक का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इस तरह से मुख्तलिफ, लेकिन नॉर्मल जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, वो यही है। उसके बाद ये जब आप साल का एंड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
अपनी स्टेप 1 में टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम में उसके बाद हम पहुंचेंगे नंबर 2 टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है, टैक्सेबल इनकम में जो थर्ड स्टेप है वो है इसका टैक्स लायबिलिटी का। ठीक है, और इस टैक्स लायबिलिटी में से हम विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जिसको हम कहते हैं ये माइनस कर देंगे। तो हम पहुंच जाएंगे टैक्स पेएबल तक या रिफंडेबल तक। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी। अच्छा, इसमें हमने कहा कि टोटल इनकम से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम। तो हमने कहा टोटल इनकम से मुराद है 5 हेड ऑफ इनकम हमारे पास मौजूद हैं। उसमें हमारे पास जो पहला हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस इनकम, नहीं बेटा आज उसी की कैलकुलेशन करनी है। उनका सवाल ये है कि टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट सेम होगी, आज उसी की कैलकुलेशन करनी है। कैपिटल गेन्स और पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल इनकम। इसमें से हम कुछ चीजें लेस करेंगे जिनको हम डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं, जैसे कि ज़कात, डोनेशन। कुछ मैंने सिर्फ 2 अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। डोनेशन ये हम इसमें से माइनस करेंगे अगर है, तो हम पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। जब टैक्सेबल इनकम तक आएंगे तो उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी में जाएंगे। इसके दरमियान में एक फेज है, टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचते हुए हमें एक दरमियान वाली एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, उसको कहते हैं स्टेटस। स्टेटस को फाइंड करना कि उसका स्टेटस क्या है। क्यों? क्योंकि जो हमारे टैक्स रेट्स हैं वो स्टेटस के अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। ठीक है, वो देखिएगा, मैं अभी आपको रेट्स दिखाता हूँ। जैसे आपको एक टेबल ये नजर आ रहा है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये टेबल आपने याद नहीं करना, ये आपको एग्जाम में जो आखिरी पेज होगा उसके ऊपर ये टेबल गिवन होगा। एक आप देखिएगा, आपको टेबल ये वाला नजर आ रहा है और एक नीचे एक और टेबल आपको नजर आ रहा है। देखें, जो पहला टेबल है इसकी जो स्लैब्स हैं वो 8 हैं और दूसरे वाले की 12 स्लैब्स हैं। ये देखें, ये अलग टेबल। ठीक है, ये जो टेबल है ना पहले वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये अप्लाई होता है हमारे नॉन सैलरीड और पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम उर्फ आम में एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। एक तो आज हमने इनको सीखना है कि ये नॉन सैलरीड और एओबी क्या चीज है, और दूसरा टेबल जो है वो हमारे पास है सैलरीड का, यानी जॉब होल्डर में उर्फ आम में जिसको आप कहते हैं, ये है। तो ये इन दोनों में कोई एक टेबल हमें, ये दोनों टेबल हैं, इसमें से कोई एक टेबल हमें एग्जाम में अप्लाई करना होता है। और बार बार क्वेश्चन 2 आ जाते हैं जिसके अंदर सैलरीड का भी क्वेश्चन होता है और नॉन सैलरीड का भी क्वेश्चन होता है, इसलिए हमें उसको भी देखना है। तो आज हमने एक तो इनको देखना है कि ये क्या है। हमारा पहला टारगेट होगा कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा स्टेटस को। नंबर 2 कि ये जो टेबल है इनको सीखना है कि इन टेबल की एप्लीकेशन कैसे होगी। इसका एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, एक कॉलम 3 है। इन 3 कॉलम्स को हमने सीखना है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। ठीक हो गया, तो ये स्टेटस। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, टैक्स रेट्स। जो भी मैंने आपको कहा कि आपको टैक्स रेट्स मिलेंगे और ये टैक्स रेट्स हमें एग्जाम में गिवन होंगे, इसको याद नहीं करना। ठीक है, उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे।
ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं, लेकिन इसकी मैं हल्की सी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि ये एग्जाम में आइटम आती है न्यूमेरिकल में, इसलिए हमें इसकी कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। लेकिन कैफ के सिलेबस में शामिल नहीं है ये बात मैं आपको बता दूं। इसको जब माइनस करेंगे तो अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया तो पेएबल होगा, और अगर ये नेगेटिव आंसर आ गया तो फिर ये रिफंडेबल होगा। ठीक है जी, आज हमने इसकी कैलकुलेशंस को हमने सीखना है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेटस है ये कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टेटस क्या है, टैक्स स्टेटस क्या है, और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। अब जरा देखिएगा, जो टैक्स रेट्स है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, फॉर्मेशन के ऊपर। किसके ऊपर? फॉर्मेशन और नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। यानी अब बिजनेस नहीं कहना चाहिए, नेचर ऑफ अर्निंग्स को कहने ऐसे कि आपकी जो अर्निंग्स है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेशन क्या है या उसकी अर्निंग्स क्या है, ये उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये चीज मैं आपको अभी बताने लगा हूं। देखें, पहली चीज ये है कि लॉ ने कमाने वाले को डिफाइन किया। जो अर्निंग कर रहा है वो कौन हो सकते हैं। शायद आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा हो, तो उसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ पर्संस पढ़ाई जाती है कि किस तरह के हमारे पर्सन उसमें। इसी तरह इनकम टैक्स में भी उन लोगों को डिफाइन किया। उसने कहा कि पर्सन से क्या मुराद है। आज मैं पहली डेफिनेशन आपको देने लगा हूं कि लॉ में डेफिनेशन कैसे दी जाती है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यू विल एंजॉय, आपको बड़ा मजा आएगा टैक्स पढ़ते हुए। देखें, एक डेफिनेशन वो होती है जो किसी कानून के अंदर गिवन होती है, और एक वो डेफिनेशन होती है जो सिर्फ डिक्शनरी में गिवन होती है। अच्छा, डिक्शनरी में तो हर चीज की डेफिनेशन गिवन है, लेकिन कानून उसमें से कुछ चीजों को डिफाइन करता है। वो क्यों डिफाइन करता है? सवाल ये पैदा होता है कि लॉ क्यों डिफाइन करता है। If something is present in the dictionary, then why there is a need to define under the law? लॉ में इसको क्यों डिफाइन किया जाता है, उसकी वजह क्या है। लॉ हमेशा उसी वक्त चीज को डिफाइन करता है जब डिक्शनरी से उसके मीनिंग अलग हो, तब वो डिफाइन करता है। मिसाल के तौर के ऊपर, अब हम कहें पाकिस्तान में अगर डिक्शनरी में किसी मुस्लिम की डेफिनेशन गिवन है और हमें महसूस होता है कि यार ये सही डेफिनेशन गिवन नहीं है, मुस्लिम की, मुसलमान की डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो कानून के अंदर उसको फिर डिफाइन किया जाएगा कि हमारे मुताबिक मुसलमान वो है। ठीक है, इसलिए आप डिक्शनरी में जाके देख लिखेंगे रेजिडेंट, रेजिडेंट का वर्ड लिखें तो आपको एक मीनिंग मिलेंगे। लेकिन लॉ के अंदर रेजिडेंट रेजिडेंट को बिल्कुल मुख्तलिफ कहते हैं। यानी डिक्शनरी में लिखा होगा रेजिडेंट से मुराद है हर वो शख्स जो किसी जगह पर रहता है, रहायश इख्तियार, उसको रेजिडेंट कहते हैं। लेकिन आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो कहेगा नहीं, ये जो रहने वाला मेरे पास रेजिडेंट नहीं है। वो बंदे जो एक खास दिन पाकिस्तान में गुजारे वो रेजिडेंट होंगे, उसका नेशनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो डिफाइन करने का मकसद जब कॉन्ट्रडिक्शन हो तो फिर उसको डिफाइन करना होता है। वो डेफिनेशन जो लॉ में गिवन होती है उसको नॉर्मली हम उर्फे आम में एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं। यानी डिक्शनरी को एक्सक्लूड कर रहा है वो, और वो डेफिनेशन जो डिक्शनरी में मौजूद हो और लॉ उसमें कुछ चीजें भी ऐड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। वो कहता है ये चीज तो है प्लस इसमें ये चीजें भी शामिल हैं, तो वो बज़ाहिर वो चीजें नजर नहीं आ रही होती। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये मुझे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन? नहीं, आंसर इज नो। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ
इस चीज का समझना जरूरी नहीं है, ये नॉलेज के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि ये एग्जाम के लिए है, ये नॉलेज के लिए है। ये बात समझ आ गई? मिसाल के तौर पे जैसे लॉ ने कहीं भी बिल्डिंग को डिफाइन नहीं किया, कहीं भी सॉरी, लॉ ने कहीं भी बिल्डिंग को डिफाइन नहीं किया, तो जहां पर भी लॉ में लफ्ज बिल्डिंग का लिखा होगा तो वो हम डिक्शनरी के मीनिंग देखेंगे कि बिल्डिंग से क्या मुराद है। अच्छा, डिक्शनरी में अगर आप लफ्ज देखेंगे बोर्ड, BOARD, तो बोर्ड से मुराद होगी तख्ता। ठीक है, बोर्ड, या कोई बोर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है, इनकम टैक्स लॉ कहता है, जहां पर भी बोर्ड का लफ्ज आए लॉ के अंदर तो उससे मुराद होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी इससे मुराद ये होगी कि जहां पर भी टैक्स के अंदर बोर्ड लिखा होगा, सिर्फ बोर्ड, तो उससे मुराद हम डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेंगे, उससे मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप लिखेंगे डिक्शनरी में टैक्स, इसको फाइंड करेंगे तो वो टैक्स की बड़ी टाइप्स बताएगा, हर चीज को टैक्स लिख देगा। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में देखेंगे तो वो बताएगा टैक्स जहां पर भी लफ्ज लिखा होगा उससे मुराद होगी इनकम टैक्स। और इसी तरह सेल्स टैक्स में वो बताएगा टैक्स से मुराद सेल्स टैक्स है। क्लियर हो रही बात? तो डिफाइन करने का मकसद होता है कि हो सकता है जो लफ्ज ज़ाहरी तौर पे नजर आ रहा है, लॉ उसको कुछ और कह रहा है, लॉ ने उसको कुछ और डिफाइन कर दिया। अब आप देखें, जैसे मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, हम कभी दहशतगर्द नहीं कहते, पाकिस्तान के लोग उनको मुजाहिदीन बोल देते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि हर कानून उस चीज को डिफाइन करता है कि दहशतगर्द कौन हो। ठीक है, चले अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। लॉ में एक वर्ड लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन जो है उससे क्या मुराद है? पर्सन अगर आप डिक्शनरी में लिखेंगे ना तो उससे मिलेगा आपको इंडिविजुअल, एक मर्द एक औरत को पर्सन कहते हैं, लेकिन लॉ कहता है नहीं, वो कहता है पर्सन मीन, अब ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, वो कहता है पर्सन मीन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, आज थोड़ा सा ये आपको भी टच मिलेगा। ठीक है, तो पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, अब यहाँ इंडिविजुअल से मुराद इंसान है। यहाँ इंडिविजुअल, अब लॉ ने इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं किया, इट मींस जब लफ्ज इंडिविजुअल लिखा जाएगा तो उससे मुराद क्या होगी? इंसान, उससे मुराद पर्सन ली जाएगी। लेकिन अगर लॉ में कहीं पर्सन लिखा होगा तो उससे मुराद ली जाएगी इंडिविजुअल, एओबी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। और इसके साथ ये लफ्ज आपको चीज मिलेगी, बड़ी जबरदस्त आपको सिखाने लगा, इसके साथ सेमी कॉलन, ये आपको, और इसमें लफ्ज मिलेगा एंड, और यहाँ फुल स्टॉप मिलेगा। सेमी कॉलन अगर लिस्ट कहीं चल रहा हो तो इट मीन होता है कि लिस्ट चल रही है, 1 2 3 4। और अगर यहाँ पर एंड लिखा हो तो उससे मुराद होती है, जब पर्सन से मुराद ये तमाम चारों ही। लेकिन अगर यहाँ पर और लिख दिया जाए तो इससे मुराद होता है कोई और, इनमें से कोई एक। तो ये लॉ के अंदर एंड और से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, तो महरम किसको कहते हैं? जिसको पता ही नहीं होता, मासूम होता है, और मुजरम अगर नुक्ता लगा दें तो मुजरम बन जाता है। तो इसी तरह इसमें फर्क पड़ जाता है एंड और से। पहले इसको जरा समझते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कॉलेज के अंदर आप क्या क्या पहन सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं जी आप कैप्स कॉलेज में क्या क्या पहन सकते हो, क्या अलाउ है? हम कहते हैं जी आप शलवार कमीज पहन सकते हैं,
पैंट शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है, ट्राउजर पहन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बस मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ये चीजें आप पहन सकते हैं, तो इसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देते हैं और आखिर में फुल स्टॉप, क्योंकि बात खत्म हो गई है। अगर मैं यहां लगा दूं एंड, तो उससे मुराद होगी कि आप कॉलेज में दाखिल होंगे अगर आप शलवार कमीज भी पहनेंगे, पैंट शर्ट भी पहनेंगे, ट्राउजर भी पहनेंगे, ये सारी चीजें पहन के आप आ सकते हैं, इससे मुराद तो एंड से ये होगी। लेकिन असल क्या होना चाहिए यहाँ, और कि भाई इनमें से कोई एक ड्रेस कोड आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक ड्रेस कोड आप तो, और एंड में बड़ा फर्क होता है, इसमें डायमेंशन चेंज हो जाती है उसकी। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, यानी लॉ में जहां पर भी पर्सन होगा तो पर्सन से मुराद ली जाएगी कि ये तमाम लोगों की बात हो रही है। अच्छा, बड़ा एक मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ, टैक्स का लतीफा सुनाता हूँ। कानून में एक दफा लिखा हुआ था पर्सन्स वाइफ, यानी पर्सन्स की जो वाइफ होगी उसकी बात, एक सेक्शन था उसमें ये बात लिखी हुई थी, जबकि वहां लफ्ज क्या होना चाहिए था, इंडिविजुअल्स वाइफ, यही होना चाहिए था ना। अब उससे क्या मतलब बना, पर्सन्स वाइफ से मुराद क्या हुई कि इंडिविजुअल की बीवी, पार्टनरशिप फर्म की बीवी, स्पाउस, सॉरी स्पाउस का वर्ड वहां था, कंपनी की स्पाउस और फेडरल गवर्नमेंट की स्पाउस, ये उसने बातें एक तो जो कि गलत था, बाद में उन्होंने उसको चेंज किया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया हुआ। तो पर्सन की आज पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, पर्सन से क्या मुराद है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। जरा इसको देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ चली गई, क्या वो गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट कहाँ चली गई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चली गई, शौकत खानम कहाँ चली गई, ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई, क्या वो टैक्स के नेट में नहीं आती? अब देखते हैं, इंडिविजुअल की तो आपको समझ आ गई। अच्छा जी, आगे देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको उर्फे आम में पार्टनरशिप कहते हैं, यानी जहां पर एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करें। अब सवाल ये है कि क्या दो लोग ही मिलकर कारोबार कर सकते हैं? कर सकते हैं। दो पार्टनरशिप फर्म भी मिलकर दो कारोबार कर सकती है, जिसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। सुनिएगा, जैसे इंडिविजुअल की तो आपको समझ आ गई, यानी एक मर्द और एक औरत जो है वो कोई भी, उसको इंडिविजुअल हम कहा कहते हैं। अच्छा, यहाँ औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं और औरतें और मर्द सब बराबर हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबको बराबर कर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं। अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करेंगे जो इंडिविजुअल हैं, तो उसको भी हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। ये भी पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल हो और एक पार्टनरशिप फर्म मिलकर कोई कारोबार कर ले, ऐसा पॉसिबल है। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं इमरान शहजाद हूँ, ठीक है, और एक कॉलेज है जिसके अंदर के 4 लोग काम करते हैं, वो खुद एओपी पार्टनरशिप फर्म है। मुझे वो कहते हैं कि सर आप इस कॉलेज को मैनेज करें, ठीक है, हम मिलके ये कॉलेज चलाते हैं, तो हम 2 शेयर होल्डर होंगे, 30% आपका शेयर होगा, 70% जो है वो हमारा शेयर होगा, तो ये एक जॉइंट वेंचर बन के, मैं कहता हूँ जी मैं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ और हम मिलके चलाएंगे, लेकिन आप एक पार्टी हैं, मैं एक पार्टी हूँ, तो लॉ कहता है ये एओपी बन गई, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो एओपी मिलके कोई बना दें, कोई काम शुरू कर ले, दो फर्म्स मिलके कोई काम शुरू कर ले, कोई वो उठा ले, कोई टेंडर उठा ले, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये इनकी लाइफ अनलिमिटेड हो, यानी पता ना हो। और ये भी पॉसिबल है किसी खास टेन्योर, किसी खास काम के लिए ये काम करें, जिसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, यानी खास एक टर्म के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पावर इंटरनेशनल ये कंपनी है और इसके साथ डेवो लिमिटेड ने, दोनों ने मिलकर मोटरवे को उठा लिया, तो ये दोनों कंपनियां थी। अब ये कंपनी अलग भी चल रही हैं दोनों, और इन्होंने मिलके मोटरवे को भी बनाना शुरू कर दिया, तो ये 3 लोग हो गए, ये पावर लिमिटेड अलग, जो डेवो लिमिटेड अलग,
और ये जो इन्होंने मोटरवे का प्रोजेक्ट लिया ये अलग इसको गिना जाएगा, यानी इसकी टैक्सेशन अलग होगी, इसकी टैक्सेशन अलग होगी अगर ये अलग अलग कर रहे हैं तो, यानी इनको अलग अलग भी समझा जाएगा कि ये अलग अलग इनके आइडेंटिटी भी मौजूद है। बात समझ में आ रही? इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर जितने लोग मौजूद होते हैं उनकी अलग से आइडेंटिटी मौजूद होती है, वो इंडिविजुअल होते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या होगा। तो इसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो इससे हमें ये समझ आई कि इंडिविजुअल एओपीज किसी भी कॉम्बिनेशन में मिलके, ये भी पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल मिले, एक एओपी मिल जाए, एक कंपनी मिल जाए, या 4 इंडिविजुअल मिल जाए, तो इस तरह से मिलके भी ये कारोबार को कर सकते हैं, कोई वेंचर ले सकते हैं। जॉइंट वेंचर हो, कंसोर्टियम हो, लोगों का मिल जाना। अगर ये कोई कंपनी बना लेंगे, अब कंपनी से क्या मुराद है? कंपनी से मुराद हरगिज ये है कि वो सिर्फ जिसके नाम के साथ लिमिटेड ही लिखा हो। अगर तो लिमिटेड लिखा हुआ है फिर तो भाई वो है ही कंपनी ना, लिमिटेड लिख दिया फिर तो है ही कंपनी। अच्छा, क्या अगर लिखा हो ए बी सी एंड कंपनी, तो क्या ये कंपनी है? द आंसर इज नो। ये कंपनी से मुराद ये है कि ये 3 लोगों की कंपनी है, ये कंपनी के स्टेटस में नहीं आएगी। ये बात याद रखें, ये कंपनी के स्टेटस में नहीं आएगी। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जैसे शौकत खानम है, ठीक है, इसी तरह अल एहसान वेलफेयर हॉस्पिटल है, ठीक है, कशफ है, ये सारे ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है। अब आप कहेंगे कि क्या पंजाब गवर्नमेंट भी टैक्स पेयर्स की डेफिनेशन में आती है? जी बिल्कुल आती है। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कारोबार करेगी अपने सूबे से बाहर जाकर उसको टैक्स देना पड़ेगा, अगर कारोबार करेगी। वैसे तो गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो इससे हमें पता चला कि बाकी किस में आ जाएंगी, इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं। एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट होती है, लेकिन हमारा अभी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो टॉपिक आया नहीं है। और एंड फेडरल गवर्नमेंट ये आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे स्टेटस के फाइंड करने के बाद इनके जो टैक्स रेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 29%। स्टेट, बस उस पर कोई टेबल नहीं है, एक ही लफ्ज आपने याद रखना है, 29% कंपनी का टैक्स रेट है। अगर कंपनी ने 1 लाख रुपया कमा लिया तो टैक्स कितना लगेगा? 29%। उसको 29,000 टैक्स उसने देना। कंपनी ने 10,000 रुपये अर्न कर लिए, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, तो 29% जो है 2,900। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर क्या टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम सेम होती है? द आंसर इज नो। ये टैक्सेबल इनकम है और ये उसकी टैक्स लायबिलिटी है, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी सेम हो। वो उसी सूरत में हो सकती हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम भी जीरो है और टैक्स लायबिलिटी भी जीरो है, पर एक ही सूरत है कि है ही कुछ नहीं, तो फिर दोनों चीजें बराबर हो सकती हैं। इसके अलावा ये कभी बराबर नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हमने उसके ऊपर कोई परसेंटेज अप्लाई करनी होती है। तो क्या कंपनी का न्यूमेरिकल, हमारे सिलेबस में कंपनी का न्यूमेरिकल फिलहाल नहीं है, इसलिए हमने उसको अभी नहीं देखना। हमारे सिलेबस में ये है इंडिविजुअल और एओपी, ये है। अगला सवाल। अब आप कहेंगे कि सर सवाल ये है कि आपने शुरू में बताया कि टेबल 2 है, एक है सैलरीड का और एक है नॉन सैलरीड और एओपी का। तो सर यहाँ तो आप वहाँ ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लॉ ने आगे जाके टेबल को शेड्यूल के अंदर जाके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी, इनका सवाल ये है कि क्या सर डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं और टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, आपके जो है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस आपकी इनकम को जीरो कर सकते हैं। मुझे आपके जो सवाल की समझ आई है वो यही है
कि आपके जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं वो आपकी इनकम को जीरो कर सकते हैं। यानी आपकी इनकम है 10 लाख रुपया और 10 लाख ही आपने ज़कात दे दी, इट्स ओके, इनकम जीरो हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, अब लॉ ने इंडिविजुअल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है सैलरीड और एक होता है नॉन सैलरीड। अच्छा, अब नॉन सैलरीड और एओपी के रेट सेम है, ये बात याद रखिएगा। एओपी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब देखिएगा एक और चीज, एक इंसान जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, इसकी क्या स्टेटस हो सकते हैं? नंबर वन, हो सकता है ये सिर्फ एम्प्लॉयड हो, इसकी एक ही सोर्स से इनकम हो जिसको सैलरी कहते हैं। हो सकता है कि इसकी सैलरी ना हो, ये सिर्फ बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। और हो सकता है, मैं आपको आदिल, आप जो क्वेश्चन बेटा पूछ रहे हैं मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होगी। और हो सकता है कि ये बंदा जो है वो जॉब होल्डर भी हो, सैलरी भी हो, प्लस बिजनेस भी हो, या इसने घर भी रेंट पे दिया हो। अब क्या होगा, सवाल ये है, क्या हर इनकम पे अलग अलग रेट लगेंगे? हो सकता है, हो सकता है कि अलग अलग इनकम पे रेट लगे, टैक्स हमें पे करना पड़े। अगर किसी इनकम पे अलग टैक्स पे करना पड़े, दोबारा समझिएगा, अगर किसी इनकम की टैक्स लायबिलिटी अलग से देनी पड़े, उसको नॉर्मल नहीं कहते, उसको सेपरेट कहते हैं। कुछ ऐसी इनकम आएंगी आगे। नॉर्मली मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल क्या होता है, रजीम क्या थी, मैंने आपको एक रजीम का लफ्ज यूज किया था। रजीम मीन तरीकेकार, ऐसा तरीकेकार जिसके अंदर के तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाए। जैसे कि मैंने अभी आते ही आपको आज एक मॉडल बताया था, ये वाला। ये नॉर्मल तरीकेकार ये है कि आपको इन तमाम इनकम को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके रेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसके ऊपर। तब सवाल ये है कि यहाँ पर तो सैलरी भी मौजूद है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, तो भाई एक रेट कैसे अप्लाई होगा? या तो ऐसा होना कि सैलरी के ऊपर अलग रेट लगा दे, बाकी के ऊपर एक अलग रेट इकट्ठा करके लगा दे। ऐसा नहीं है, इन सब ने इकट्ठा होना। उसके लिए लॉ ने हमारी रहनुमाई की, लॉ ने हमें एक गाइड किया। उसने कहा कि देखें, जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है, ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है जब भी मैं बात करने लगा, क्योंकि ये बात आगे बार बार आनी है। देखिए, हमारे 5 हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम है। एक साहब है जिनकी पूरी इनकम जो है वो सैलरी पे बेस करती है। एक साहब हैं जिनके पास कुछ बिजनेस है, कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उनको रेंट आ रहा है और कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। एक साहब हैं जिनके पास सैलरी भी है, बिजनेस भी है और अदर हेड ऑफ इनकम रेंट वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। लॉ कहता है कि अगर तुम्हारी सिर्फ सैलरी है तो तुम सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, सैलरीड केस हो, यानी तुम्हारा स्टेटस क्या है, सैलरीड। अगर तुम्हारी सैलरी है ही नहीं टोटल, यानी पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में तुमने जो काम किया उसमें तुम्हारी सैलरी है ही नहीं, तो तुम नॉन सैलरीड हो। ठीक है, हाँ, ये बात क्लियर हो गई। अगर सिर्फ सैलरी है तो आप सैलरीड हो, और अगर सैलरी है ही नहीं तो आप नॉन सैलरीड हो, खत्म हो गई बात। सवाल वहां पैदा होता है जहां सैलरी भी मौजूद है और आपके पास कोई और इनकम भी मौजूद है। उन 5 हेड है ना, तो सैलरी भी है और कुछ इन चारों में से कोई ना कोई हेड आपके पास मौजूद है। अब इसको डिसाइड करना है कि ये कैसे हो।
लॉ ने एक बड़ा फॉर्मूला हमें दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी, ये देखिएगा ध्यान से सुनना आपने, अगर तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड किया जाए टैक्सेबल इनकम के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, ये लफ्ज मैंने क्या यूज किया, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल इनकम। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्सेबल भी होती है, एग्जेम्प्ट भी होती है। तो यहाँ डिवाइड करने, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। ये जो इसके ऊपर लिखते हैं इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जो इक्वेशन के नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर में टैक्सेबल सैलरी है, इससे ये मुराद हुई कि सैलरी भी होती है और बाज सैलरियां टैक्सेबल होती हैं, बाज एग्जेम्प्ट होती हैं। तो हमने क्या कहा, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई करें। अगर ये आंसर 75% से बढ़ जाए तो फिर वो बंदा सैलरी कहलाएगा। हमने कहा कि अगर एग्जैक्ट 75% हो तो लॉ कहता है नॉन सैलरीड है। हम कहते हैं अगर 75% से कम हो तो उसने कहा जी नॉन सैलरीड। यानी अगर आंसर आपका 75.001% भी आ गया ना तो आप क्या है, सैलरीड। यानी पॉइंटों में भी आप ऊपर चले गए तो आप सैलरीड होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जरा पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर हेड ऑफ इनकम लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम लिखते हैं जी रुपीज हैं जी थाउजेंड्स। एक साहब हैं, उनकी सैलरी है जी 100 और इनके अलावा इनकी कोई और इनकम नहीं, तो इनकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अज्यूम करें कि कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है, ये आ गई चीज। एक दूसरे साहब हैं, उनकी जो है वो सैलरी नहीं है, बाकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस इनकम भी है, उनकी कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, तो इनकी आ गई टैक्सेबल इनकम 400। एक और साहब हैं जिनकी सैलरी है जी उनकी 500, उनका रेंट नहीं है और उनकी बिजनेस इनकम है 300, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं, इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई 800। एक और साहब हैं जिनकी सैलरी है जी 1000 और उनका रेंट नहीं है और उनकी 200 उनकी बिजनेस इनकम है, 50 उनका कैपिटल गेन है, तो इनकी आ गई 1250। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, हम स्टेटस फाइंड करने के लिए इसको तो आंखें बंद करके कह देंगे कि ये सैलरीड केस है, क्योंकि इसकी सैलरी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसका हम कह देंगे कि ये नॉन सैलरीड केस है, क्योंकि इसकी सैलरी ही नहीं है, तो ये नॉन सैलरीड हो गया। मसला इन दोनों का आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे कि इस 500 को इस पे तकसीम करें, तो 500 डिवाइडेड बाय 800, तो हमारे पास आंसर आ गया 62.5%। सवाल ये है कि क्या ये परसेंटेज मैंने एग्जाम में लिखनी है? द आंसर इज नो। ये वाली परसेंटेज आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, डायरेक्ट आप एग्जाम में इसका स्टेटस लिख देंगे नॉन सैलरीड केस। ठीक है, बस ये आप लिख देंगे। अगले के ऊपर आते हैं। सैलरी को डिवाइड करें टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर, 1000 डिवाइड बाय 1250, तो इसका आंसर आ गया 80%। तो ये क्या बन गया? सैलरीड केस। यू गॉट द पॉइंट?
इज इट क्लियर? तो ये बात मैंने आपको, यानी आज हमने एक नई चीज सीखी कि सैलरीड और नॉन सैलरीड केस को कैसे डिफाइन किया जाएगा। अगर ये 75% से ज्यादा होगा तो सैलरीड, अदरवाइज क्या होगा, नॉन सैलरीड। क्यों किया? क्योंकि इससे टैक्स रेट्स में फर्क पड़ेगा, टैक्स रेट्स में फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपने ये वाला लफ्ज याद रखना कि उससे ज्यादा हो, और अगर ये 75% उसकी सैलरी हो या उससे कम हो तो वो नॉन सैलरीड कहलाएगा। नॉन सैलरीड और एओपी के लिए क्या होंगे, सेम रेट्स होंगे। चलो अब हम चलते हैं जी बेटा, इक्वल होगा तो भी नॉन सैलरीड, इसका 75% से एक्सीड करना लाजमी है। अभी मैंने उसकी एग्जांपल दी, एक्सीड करना लाजमी। हमने बात की कि ये टैक्स लायबिलिटी जो है और स्टेटस, यानी आपका स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम, ये सारे क्या हैं, साल के एंड के ऊपर होंगे। ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो एडवांस टैक्स है वो साल के दौरान होता है, ये कॉन्सेप्ट साल के दौरान होता है, और इसमें भी बाज़ औक़ात इंडिविजुअल एओबी को देखा जाता है, बाज़ औक़ात नहीं देखा जाता। लेकिन एक चीज मैंने जो देखी है एडवांस टैक्स में, यहाँ सैलरी नॉन सैलरी को नहीं देखा जाता। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन हमारा ये सिलेबस है नहीं, ये हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। देखें, जैसे मैं अब एडवांस टैक्स की बात करने लगा हूं कि ड्यूरिंग द पीरियड कैसे एडवांस टैक्स कटता है। लॉ ने कहा अगर आप गुड्स बेचते हैं तो उसका रेट मैं आपको एक दे रहा हूं, कंपनी के लिए वो है 4%, इंडिविजुअल के लिए है 4.5%। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके एडवांस टैक्स का रेट है, कंपनी के लिए वो है 8% और 10% है इंडिविजुअल और एओपी के लिए। अब मैं वर्ड एओपी ही यूज करूंगा, आप भी इसको एओपी एग्जाम में लिख सकते हैं। इसी तरह जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो शेयर के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, उसका कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, उसका एडवांस टैक्स का रेट एक ही है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन कट द स्टोरी शॉर्ट, जो हमें इसको करना है उसको जरा हम वो कर लें। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने सप्लाई दी मिस्टर बी को, ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा, और सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, और मिस्टर बी जो है ये विद होल्डिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा अब ए जो है ये कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, तो मिस्टर बी जब इसको पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, इस 1,00,000 रुपए में से 4,000 रुपया जो कि 4% बनता है वो माइनस करेगा, और इसको पेमेंट कितनी कर देगा, 96,000 की। तो ये दो काम करेगा, एक पेमेंट करेगा और प्लस ये जो है 4,000 ये जाके बैंक में जमा करवा देगा ये, और ये बैंक किसको दे देगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चला जाएगा। ये किसका है, ए का। तो ए को दो चीजें मिली, एक तो इसको कैश मिल गया 96,000 का, और प्लस इसको टैक्स का सर्टिफिकेट मिल गया 4,000 रुपए का। अब यहाँ जो बात सुनने वाली है ये ध्यान से सुननी है, मैं कह रहा हूं जो बात मैं अभी करने लगा हूं वो ध्यान से सुननी है, बात जो करने लगा हूं वो बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि न्यूमेरिकल की ये अजम्पशन बनती है। लिखते हैं कि मिस्टर ए, हम अज्यूम, मैं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मिस्टर ए अर्न रुपीज 100,000, ठीक है, एंड टैक्स was deducted rupees 4
1500, ठीक है। या लिखा होगा मिस्टर ए रिसीव्ड ₹1000 एंड टैक्स वाज लेविड एट द रेट ऑफ दिस। एक वर्ड ये लिखा होगा कि मिस्टर ए रिसीव्ड ₹100,000, या मैं इसको अमाउंट लिखता हूँ 96,400, 95,000 आएगा ये। नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स। अच्छा, इन दोनों बातों में यही नजर आ रहा है अंग्रेजी को पढ़ते हुए कि मिस्टर ए को रिसीव हुआ 1,00,000 रुपया और टैक्स डिडक्ट हुआ था उसमें ये। यहां पर टैक्स डिडक्ट होने की एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ये बात याद रखिए। क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? ये वाली जो अमाउंट है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपको की जा रही है। इससे इसको कैसे पढ़ेंगे कि वो ये अमाउंट टोटल ये इनकम थी इसकी, यानी टोटल जो सप्लाई वैल्यू थी वो 1,00,000 रुपया थी, ठीक है। ये उसकी कैश की अमाउंट नहीं बताई जा रही, लेकिन जब एग्जाम में आपको बताया जाए कि ये नेट है तो फिर आप इसको ग्रॉस नहीं लेंगे, आप इसको ग्रॉस नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि ये उसको कैश मिला हुआ है। ये ऊपर वाली जो लाइन है इसमें कैश नहीं है, ये कैश नहीं है। ये वो चीज जितने की इसने सप्लाई दी, जितने की गुड्स बेची। नीचे वाली जो लाइन है उसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि इतने पैसे मिले नेट ऑफ, यानी कट के मिले उसे। ऊपर वाली बात नहीं है, यानी ऊपर वाली बात को हम ग्रॉस अप नहीं करेंगे, इसको हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा, इसको हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। हम जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा गुड्स का रेट है वो है 4.5%। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 4.5% काट लिया जाए तो बाकी बचता है 95.5%। तो इसका मतलब ये वाली अमाउंट जो है वो 100% नहीं है, 95 क्योंकि एग्जामिनर मुझे बता रहा है कि ये नेट है, तो उसको मैं ग्रॉस अप करके अपनी इनकम में लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा 95,500 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95.5, तो आंसर आएगा 1,00,000 रुपया। तो मैं अपने एग्जाम में 1,00,000 रुपया लिखूंगा। इससे हम एक कंक्लूड करेंगे ये बात। अब मैं एक कंक्लूड करने लगा हूं। आपका जो टैक्स है ये कभी भी इनकम में से माइनस नहीं होगा। अगर माइनस होगा तो आपको दोबारा ऐड करेंगे। दोबारा सुन लें, यू कांट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम। आप किसी इनकम में से टैक्स माइनस नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, अब ये है कि सर क्या ये रेट मुझे सारे याद करने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। जहां रेट याद करना होगा मैं खुद करवाऊंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि गुड्स का क्या रेट है, सप्लाई का क्या रेट है। यू नीड नॉट टू डू दिस। आपने इसको याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। जहां जरूरत पेश आएगी मैं खुद बताऊंगा। प्राइस बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा। हर शख्स की ख्वाहिश होती है, तकरीबन हर शख्स की, मेरा बॉन्ड निकल आए। वो एक लतीफा है ना, तो कहते हैं कि एक साहब था, वो गया खुदा के पास या बुद्ध के पास, तो उसकी जेब में बॉन्ड उसने खरीदा था। तो उसने कहा जी मैं मन्नत मांगता हूँ कि मेरा बॉन्ड निकल आए। तो उसने मन्नत मांगी कि जी मेरा बॉन्ड निकल आए। तो वो साथ वाले ने उसकी जेब से उसका बॉन्ड निकाल लिया, चोरी हो गया। तो जब बाहर आया तो उसने जेब में हाथ डाला तो बॉन्ड ही नहीं था। तो उसने हाथ उठा के दोबारा कहा कि जनाब बड़ी अकलों वाले हो, तो मैंने कहा था बॉन्ड इनाम में निकल आए, मेरी जेब से ना निकल जाए। समझ आ रही है? तो बॉन्ड
निकल आया किसी का, बॉन्ड का टैक्स रेट है एडवांस टैक्स 15%। अगर आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा और आपका अखबार में नामा मुबारक आ गया कि जी आपका 10 लाख रुपए का इसमें इनाम लग गया, आप कहाँ जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको एक फॉर्म देगा, उसकी कॉपी लगाएगा और वो इसमें से 1.5 लाख रुपया माइनस करेगा। आपको कितने पैसे मिलेंगे? 8,50,000 रुपया, 850,000 ये आपको मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आपसे मैं सवाल करूं, आपकी इनकम कितनी है? एक आम आदमी जिसने मेरे से टैक्स नहीं पढ़ा या टैक्स ही नहीं पढ़ा, वो कहेगा जी मेरी इनकम तो 8.5 लाख रुपया है। हम टैक्स की जुबान में कहेंगे नहीं, इस इनकम में तुम टैक्स को भी ऐड करो जो माइनस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जो रसीट होगी, ये दोबारा सुनिए, रसीट में अगर टैक्स माइनस हुआ है तो हमें दोबारा टैक्स ऐड करेंगे तो फिर ये इनकम के इक्वल होगा। तो एग्जाम में हमें देखना पड़ता है कि क्या मुझे एग्जामिनर डायरेक्ट इनकम दे रहा है या रसीट दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा? अगर वो कहेगा कि ये वाली अमाउंट नेट ऑफ टैक्स है तो वो टैक्स हम इसमें ऐड करेंगे तो फिर इनकम पे पहुंचेंगे। अगर वो ये कहेगा कि ये जो इनकम है इस पे इतना टैक्स कटा हुआ है तो उसको इनकम ही समझा जाएगा, उसको ग्रॉस अप नहीं करेंगे। दोबारा समझें कि अगर हमें कहेगा कि इस पे टैक्स कटा हुआ है तो हम समझेंगे कि ये अमाउंट टोटल है, लेकिन जब मुझे मिली थी तो फिर टैक्स कट गया था, लेकिन एग्जामिनर मुझे ये ग्रॉस अमाउंट दे रहा है। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई है? तो ये जो एडवांस टैक्स है उसका मैकेनिज्म मैं बताया आपको कि ये विदहोल्डिंग टैक्स कैसे अप्लाई होता है। बस इतनी बात समझने की आपको जरूरत है। ये एडवांस टैक्स क्या है? जब तक आप किसी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं होंगे उस वक्त तक आपका एडवांस टैक्स नहीं एप्लीकेबल है। आपको किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा यहाँ टैक्सेबल इनकम हो या ना हो, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, आप सेल फोन को चार्ज करते हैं, टैक्स देते हैं, क्यों? ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है, आप कहेंगे पैसे दे, क्योंकि आप गाड़ी खरीद रहे हैं। समझ आ रही है? इस तरह आप बिजली का बिल कमर्शियल पे करते हैं, टैक्स। एयर टिकट परचेज किया, टैक्स आपको लगेगा। जब तक एयर टिकट आप परचेज नहीं करेंगे टैक्स नहीं देना, आपकी बेशक इनकम है। लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी है, दोबारा सुनिए, जो टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी के लिए आपकी टैक्सेबल इनकम का होना जरूरी है। इसके लिए शर्त है कि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम हो। और ये कब कैलकुलेट होती है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये साल में एक दफा कैलकुलेट की जाती है, पूरे साल की टैक्सेबल, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है पूरे साल में एक दफा कैलकुलेट की जाती है। और टैक्सेबल इनकम से मुराद पूरे साल की होती है, इकट्ठी की जाती है। दोबारा सुनने, इकट्ठी करनी है पूरे साल की। यानी आपने कारोबार किया, जनवरी में कारोबार किया, फेब में कारोबार किया, मार्च में कोविड आ गया, मार्च अप्रैल मई में कारोबार नहीं चला, फिर जून आ गया, आगे आगे जून आ गया, तो आप टैक्सेबल इनकम से मुराद है कि आप पूरे साल की इनकम को ऐड करेंगे फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। लेकिन जो आपका एडवांस टैक्स होता है या जिसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, उसके लिए आपकी इनकम का होना लाजमी नहीं होता। एडवांस टैक्स के लिए आप किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो तब अप्लाई होगा, तब अप्लाई होगा। इसके लिए आपकी टैक्स, और ये क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ये ट्रांजैक्शन चल रही होती है, इसके लिए टैक्सेबल इनकम आपसे नहीं पूछी जाती। मैंने इसकी आपको एग्जांपल जो है वो कोट की है। यू गॉट द पॉइंट? ये चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, ये चूंकि इंपॉर्टेंट एरिया था, मैं अब जरा इसको समराइज करूं ताकि हमें पता चले। आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, एक वो है पर्सन। पर्सन क्या मुराद है? पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो एंड को मैंने एक्सप्लेन किया कि एंड और में क्या फर्क होता है, ये बात मैंने बता दी। फिर मैंने कहा कि इंडिविजुअल और एओपी में क्या फर्क होता है। इंडिविजुअल
सॉरी, इंडिविजुअल के आगे दो टाइप्स हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड। सैलरीड वो पर्सन होगा जिसकी पूरे साल की टैक्सेबल इनकम में सैलरी 75% से ज्यादा हो। दोबारा, पूरे साल की जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम होती ही पूरे साल की है, उसमें उसकी सैलरी का वेट 75% से ज्यादा है तो वो सैलरीड होगा, अदरवाइज वो नॉन सैलरीड होगा। ठीक है, अगर किसी की सैलरी ही नहीं तो वो नॉन सैलरीड, अगर किसी की सिर्फ सैलरी है तो वो सैलरीड पर्सन होगा। तो सैलरीड और नॉन सैलरीड और एओपी के रेट सेम हैं, तो क्या ये रेट्स याद करने हैं? नहीं, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए हमें याद नहीं करने इनको। उसके बाद मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई कि ये क्या होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया, आज रिपीट किया टोटल इनकम को। फिर मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एडवांस टैक्स कटता है, और एडवांस टैक्स में जो विद होल्डिंग टैक्स है, अगर कहा जाएगा ये नेट ऑफ टैक्स है तो फिर उसको ग्रॉस अप करेंगे। अगर इनकम में से माइनस हुआ होगा कभी भी टैक्स, तो हमें जो गिवन होगी रिसीट में, तो टैक्स हमेशा ऐड करना है। अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में इनकम गिवन होगी तो उसको हमने ग्रॉस अप नहीं करना। इसकी बारहा चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, तो वहां ये बात आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी, मजीद इसके ऊपर आपको बन जाएगी। और टैक्स लायबिलिटी साल के एंड के ऊपर होगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये टेबल कहाँ गिवन है, अगर आपके पास किताब मौजूद है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि कल वाला लेक्चर मैं ध्यान से सुनना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए क्या करें कि YouTube के ऊपर मेरा एक लेक्चर है, आप YouTube पे जाएं, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं YouTube पे, और उसमें जाकर हमें देखना है कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। प्रैक्टिकली जो इसको मिसमैनेज कर, ये देखें, ये लिखा हुआ है टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये देखिएगा, ये वाला जो लेक्चर है ना, ये आपने इसको सुनना है। अगर आप समझ जाएं कि कल का लेक्चर आपको मजीद बेहतर समझ आए, यानी कल मैंने करवाना है ये, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इसको बेहतरी से इसको आप कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। शेयर आप सुन रहे हैं तो मुझे इनका जरा लिंक जो है वो प्लीज ये शेयर कर दीजिएगा, मैं अभी मैसेज में भी इधर कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरे चैनल में जाएंगे तो वो आप इसके अंदर मैंने वो सारी चीजों को क्या कर दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। दोबारा जब सुनेंगे तो ये मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी बेहतर हो जाएगी। सर जी